की पैदावार थी और जो डिमांड जिस तरह इंक्रीज़ हुई और मौसमी तब्दीली की वजह से जो हीट वेव्स आई, उसके तनाजुर में कितना पावर जो है बिजली वो मेन सिस्टम के अंदर एडिशनल डाली गई और कितनी प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए हीट वेव को एड्रेस करने के लिए। उसके अंदर जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेती है और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की आवाम को देना कि इस वक्त जो तलब है, जो बिजली की डिमांड है, वो 28,400 मेगावाट की डिमांड है और जो कि 2700 मेगावाट वो फीडर्स जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं उसमें चली जाती है और उसके अंदर मैं मज़ीद आगे बताऊंगी कि उन लॉसेस को कम करने के लिए क्या क्या तजावीज़ आई और उसके ऊपर अमल दरामद करने को काबीना ने कहा है। तो 28,400 इस वक्त डिमांड है मेगावाट्स की जो पाकिस्तान में है और एक गैर मामूली हीट वेव मौजूदा सूरत हाल है जिससे इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे निपटने की कोशिश की जा रही है और इन लॉस फीडर्स को निकाल कर 25,600 डिमांड बनती है जो अवेलेबल इस वक्त बिजली है और उसके बाद जो सप्लाई है इस वक्त वो 21,000 के ऊपर है और 21,000 सप्लाई और डिमांड 25,600 अगर हो तो उस वक्त जो गैप है दोनों के दरमियान तलब के अंदर और सप्लाई के अंदर वो 4,600 है और ये इस वक्त एनर्जी का मौजूदा प्रोफाइल है जो आवाम को समझना ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट बात है जो कि एक तो डिमांड और सप्लाई का इस वक्त गैप है, दूसरी बात कि 4 साल के अंदर, और ये बिल्कुल ना लिया जाए कि मैं कोई ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये किया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आवाम के लिए जो काबीना का फ़ैसला है कि ये अगर सिचुएशन है तो इसके ऊपर क्या सलूशंस हैं और किस तरह हम इस पूरी सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। और काबीना ने फौरी जो अमली फ़ैसले किए हैं वो भी मैं अभी इससे आगे आकर बताऊंगी कि किस तरह इस सप्लाई और डिमांड के गैप को ख़त्म करना है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 4 साल जो बिजली की डिमांड और सप्लाई जो 2018 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी जो बिजली सिस्टम में डाली गई 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डालकर डिमांड को पूरा करके जो लोड शेडिंग पर काबू पाया गया, उसके बाद क्योंकि डिमांड एक एवर इंक्रीजिंग फिनोमेना है और उसके मुताबिक प्लांट्स को और सिस्टम के अंदर बिजली को डालना बहुत ज़रूरी होता है और जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उससे भी जो फ़र्क पड़ता है उसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को उसके साथ साथ इंक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो मेजर 3 मोस्ट एफिशिएंट जो प्लांट्स शुरू हो चुके थे जिनका फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका था और जिनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर वो लाइव होने थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो त्रिमू का है जो 1200 मेगावाट बिजली का मंसूबा था जो कि LNG बेस था और वो इनिशियली दिसंबर 2019 में उसकी जो बिजली है वो सिस्टम के अंदर डलनी थी और उसके बाद उसकी रिवाइज डेट मार्च 2020 थी। तो ये वो मंसूबा था जो 2020 तक था जो अभी तक लाइव नहीं हुआ। उसके बाद जो शंघाई इलेक्ट्रिक थर का मंसूबा है जो कोल बेस्ड है वो फरवरी 2022 के अंदर लाइव होना था, एक्टिव होना था और ऑपरेशनल होना था कि जो कि नहीं हो सकता। फिर करोट जो एक हाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जो कि 720 मेगावाट के ऊपर मुश्तमिल है वो भी जनवरी 2022 के अंदर आना था। इन तमाम चीज़ों को बताना आवाम को इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ 2018 में डिमांड के मुताबिक बिजली का बंदोबस्त किया गया था बल्कि ये तमाम वो मंसूबे हैं जिन्होंने अगले 3 से 4 साल में ऑपरेशन होकर जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसका भी बंदोबस्त करना था। ये उसके लिए भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया था कि जो कि इन तमाम चीज़ों के सिस्टम में लाना था। अब अगर आप स्लाइड्स पर देखें, अपनी स्क्रीन्स पर देखें तो आपको बताना ये इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल के मुकाबले में हमने इस महीने अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर तो बिजली पिछले साल से ज़्यादा प्रोड्यूस की है। और ये आप स्क्रीन्स पर ग्राफ्स देख रहे होंगे कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बिजली के दोनों मंथ्स को इक्वली कंपेयर करता है और उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि बिजली को डिमांड के मुताबिक जो इंस्टॉल्ड इस वक्त है, जो अवेलेबल बिजली है उसको प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन
अगर आप अगला चार्ट देखें तो ये सिर्फ ये नहीं कि पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, और ये हो सकता था क्योंकि ये जो जिन जिन मंसूबों का मैंने जिक्र किया ये सिस्टम के अंदर मौजूद थे, इनको ऑपरेशनल करना था और इनको इन तारीखों को मुकम्मल करके बिजली सिस्टम में डालनी थी। अगर अब आप देखें कि अगला जो हमारा इस वक्त प्लान है जिस पे काबीना ने मंजूरी दी है और फौरी तौर पर इनके ऊपर अमल दरामद कराने का कहा है, और 2 दिन वज़ीर आज़म ने और कोई काम नहीं किया सवाए इसके तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए उन्होंने सिर्फ लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम है इस वक्त जो मुल्क बुरहान में है, अवाम, कारोबारी हल्के, बिज़नेस कम्यूनिटी, ताजर कम्यूनिटी, जिस तरह वो इसका पूरा अदराक ये हुकूमत रखती है, और उसको देखते हुए 2 दिन के अंदर अंदर पूरा एक हंगामी बुनियादों के ऊपर ये टास्क किया गया था, और आज काबीना ने इनकी अप्रूवल दिया है और ये फैसले किए हैं जो मैं अगर आपको बताऊं, आप देख भी रहे होंगे कि 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग जो अप्रूव्ड लोड शेडिंग की है काबीना ने भी, और कल आपको बताया वज़ीर पावर ने भी, बिजली ने, कि किस तरह इसमें K3 का मंसूबा, लकी, सवा, भिक्की, मुजफ्फरगढ़ का मंसूबा, जो कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्लांट्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो 2871 बनती है, जिसको सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये इस वक्त ऑपरेशनल है और सिस्टम के अंदर ये बिजली शामिल की गई है जो डिफरेंट वजूहात की वजह से सिस्टम में नहीं थी, जो इन्फोर्स शॉर्टेजेस थी कि जो पिछली साइकिल के अंदर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करना था, मुरम्मत करना था, वो नहीं हुए। लेकिन इस वक्त ये तमाम ऑपरेशनल प्लांट्स हैं और इनकी 2871 की जो मेगावाट्स की बिजली कैपेसिटी है वो इस वक्त सिस्टम में मौजूद है, जिसकी वजह से 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून के अंदर अंदर साहिवाल का जो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कैपेसिटी 600 मेगावाट की है वो भी सिस्टम में शामिल कर ली जाएगी और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 3 घंटे हो जाएगा। उसके बाद जो और ये जिस तरह सिस्टम में ऐड होगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो डिमांड का और उसका गैप है, इस वक्त डिमांड सप्लाई जो है वो 21,200 मेगावाट है, जो कि 6 से 15 जून तक ये जो साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट है इसको शामिल करने के बाद वो 21,800 हो जाएगी और 600 मेगावाट सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। उसके बाद 25 से 29 जून का अंदर जो कराची का K2 प्रोजेक्ट है प्लांट, वो टोटल 1040 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है और उससे हम सप्लाई 22,840 के ऊपर आ जाएंगे और दुरानिया लोड शेडिंग का इंशाल्लाह 2.5 घंटे पर आ जाएगा। उसके बाद जो 30 जून है, 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दुरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया आ जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ऑपरेशन करना था उस पर हंगामी बुनियादों के ऊपर काम शुरू हो गया। उससे रिलेटेड जितने एडमिनिस्ट्रेटिव हिचेस थी, जितनी रुकावटें थी, उन तमाम के ऊपर आज काबीना ने फैसले कर दिए हैं और वो तमाम मंसूबे जो ताख़ीर का शिकार हैं वो तमाम भी सिस्टम में डाल लिए जाएंगे। तो मकसद इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो हंगामी सूरत हाल है, गैर मामूली सूरत हाल है, चैलेंजिंग सूरत हाल है, उसको निमटने की कोशिश है। उसके बाद जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो एडिशनल किस तरह कैपेसिटी इंक्रीज़ करके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसको शामिल किया जाएगा, वो भी इसके अंदर इंतज़ाम है। और आइंदा आने वाले सालों के अंदर जो एक प्राइम मिनिस्टर का काबीना पूरी के अंदर एक जो बहस हुई कि किस तरह हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर जाएं ताकि जो इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ है और एक सर्च आ रही है जो स्काई हाई इस वक्त हैं, लेकिन हम मकामी तौर पर किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर है, विंड है, उसके ऊपर किस तरह हम कन्वर्ट हो सकते हैं एज ए नेशन ताकि ये जो बहरान है उसमें हम सब अपना हिस्सा भी डालें और काबू भी पा सकें। तो ये चीज़ें थी जो कि लोड शेडिंग से रिलेटेड थी जो आपके सामने पेश की गई। और इसके साथ साथ ना सिर्फ सप्लाई साइड के ऊपर ये तमाम चीज़ें की गई हैं आज फैसले और ये प्लान दिया गया है काबीना ने जो अप्रूव किया, बल्कि इसके साथ साथ एक पूरा कंजर्वेशन प्लान भी आज काबीना ने अप्रूव किया है। और उस कंजर्वेशन के अंदर जो सबसे चीज़ है वो
तजवीज़ ये आई थी काबीना को कि 33% जो पी ऑयल के जो मद में फ्यूल के मद में कोटा है गवर्नमेंट ऑफिशल्स का और उसको कम कर दिया जाए काबीना के मेंबर्स का, बल्कि तजवीज़ में 33% सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशल्स का था, मगर काबीना ने प्राइम मिनिस्टर ने उसको 40% ना खाली गवर्नमेंट ऑफिशल्स नहीं बल्कि काबीना के मेंबर्स का भी जो फ्यूल कोटा है उसको कम कर दिया गया है 40% के ऊपर। तो अगर हम एक तरफ आवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, एक तरफ आवाम मुश्किल सूरत हाल में है, तो हमने इन तमाम जो इक़दामात हैं उसका आगाज़ काबीना से शुरू किया है, अपने घर से शुरू किया है, ताकि जो बोझ है उसको कम से कम ट्रांसफ़र किया जाए, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाए। उसके साथ साथ ये जो तजवीज़ है, ये मैं दोबारा दोहरा दूँ कि 33% तजवीज़ दी गई थी, क्योंकि कई रिपोर्ट्स कर रहे हैं चैनल्स के वो 33% खाली गवर्नमेंट ऑफिशल्स के लिए है, बल्कि ये पूरी 40% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो वर्किंग डेज़ 5 वर्किंग डेज़ जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी सिस्टम में डाली जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है, और उसका खाली उस एक दिन का जो इम्पैक्ट है वो 386 मिलियन डॉलर्स बनता है सालाना, और उसका जो 77 अरब रुपए उसका इम्पैक्ट जो है वो इंपोर्ट बिल के ऊपर असर होगा, जिससे हम ये इसकी बचत कर सकेंगे। उसके साथ साथ जी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके ऊपर भी एक और इसमें जो वर्किंग डेज़ हैं उसके अंदर जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है, और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसके अंदर आपको पता है कि कोविड के अंदर भी इस किस्म के वर्क फ्रॉम होम का सूरत हाल था, लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है कि अगर उसका क्या मेकनिज़म होगा वर्क फ्रॉम होम का, ताकि एफिशिएंसी पे फ़र्क ना पड़े, और हम किस तरह उसको बेहतर तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से हम उसको ऐलान करने के बाद उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो अगले काबीना में इसकी तमाम तजावीज़ को पेश करेगी, और उससे जो इम्पैक्ट आएगा और कैसे उसका मेकनिज़म एडमिनिस्ट्रेटिवली होगा उसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जो स्विचिंग ऑफ अल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके ऊपर एक सहर हासिल गुफ्तगू हुई, कंप्लीट बहस हुई, और उस पर भी अप्रूवल दिया गया है कि हम इसको प्रोविंसेस के साथ मिलकर, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इसको यकीनी बनाएं कि अल्टरनेटिव डे नाइट्स के ऊपर आप लाइट्स जो हैं स्ट्रीट लाइट्स उनको जलाएं, और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो ख़ासा इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एक तजवीज़ आई थी अर्ली क्लोजर ऑफ कमर्शियल मार्केट्स के, और ये होता भी रहा है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एक कल मीटिंग हो रही है जो कि तमाम वज़राए आला तमाम सूबों के, वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है जिसके अंदर वो मौजूद होंगे। तो वज़ीर आज़म उनके साथ मिलकर ये बहस करके कि किस तरह इसको बिज़नेस कम्युनिटी के साथ उनको कॉन्फिडेंस मिले कि ताजिर, कारोबारी हल्के, जो सारी ट्रेड यूनियंस हैं, जो जितने इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रोविंसेस के साथ जो वज़राए आला हैं, चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर इसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा एक रवायत है, हमारा बिहेवियर है, हमारा एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग, उसके इंजन की हेल्थ क्या है उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते, और उसको एनुअली हम मेंटेनेंस के अंदर उनके मॉनिटर भी नहीं करते, ना उनको हम चेक करवाते हैं। तो उसके ऊपर एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है जो आज फैसला किया गया है, ये भी प्रोविंसेस के साथ मिल कर के जो वहाँ सेंटर्स हैं, जो ट्यून अप सेंटर्स प्रोविंसेस के अंदर मौजूद हैं, और उनका पूरा जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए, और एडवाइजरी और मॉनिटरिंग रोल वो अदा करें जो व्हीकल्स हैं उनकी ट्यूनअप्स के लिए, और उसका भी जो गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन है और फ्यूल एफिशिएंसी है उसके अंदर ताकि बेहतरी आ सके। और 40 से जो स्टडी है वो 40 से 50% इस पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम उसको रेगुलरली इंजन्स को और मेंटेनेंस को और ट्यूनिंग करते रहें। तो इसके ऊपर भी जो काबीना है उसने फ़ैसला किया है कि इनका एक तो नेटवर्क बढ़ाया जाए, इन सेंटर्स को बढ़ाया जाए, और ये पहले ही पंजाब हुकूमत में जब
चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ये किया था इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए तमाम प्रोविंसेस के साथ मिलकर, तो ये आज काबीना ने इसकी भी मंजूरी दी है। फिर ट्रैक्टर्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो फार्मर लेवल के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इसका ह्यूज इम्पैक्ट है फ्यूल कंजम्पशन का, उसके ऊपर भी ये एक कहा गया है कि फील्ड के अंदर जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी की भी और इंजन की भी हेल्थ ऑफ द ट्रैक्टर्स, इसको भी मॉनिटर किया जाए। फार्मर्स और इनके साथ जो एलाइड टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी और बार बार रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी आज ये फैसला किया गया है कि उनके ट्यूनअप्स के लिए भी सेंटर्स को बढ़ाया जाए, फार्मर्स को एक्सेस दी जाए ताकि इसका भी जो बेहतर तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से इंतज़ाम हो सके। फिर एक नेशनल सतह के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन की आज काबीना ने मंजूरी दी है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो हर शहरी का हर सतह के ऊपर जो एक अवेयरनेस का जो फुकदान कह लें या कभी कभी हम अपनी लापरवाही में वो काम नहीं करते, तो उसके ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन को चलाने की हमें ज़िम्मेदारी दी गई है, जो इंशाल्लाह हम कल से शुरू कर देंगे नेशनल लेवल के ऊपर। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मीटिंग्स हैं, सरकारी मीटिंग्स हैं, और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल और वीडियो के ऊपर शिफ्ट करने का फ़ैसला किया गया है कि जहां ट्रैवल को अवॉइड किया जाए और ज़्यादा जूम मीटिंग्स या डिजिटल मीटिंग्स, उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो मीटिंग्स हैं वो की जाएं। ये कंजर्वेशन प्लान था जो मैंने आपके सामने पेश किया, जो कि आज काबीना ने जिसका अप्रूवल दिया है। इसके साथ साथ जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम पूरा एक प्लान है जिसमें गैर मामूली सूरत हाल है, आवाम एक मुश्किल कैफियत से गुजर रही है जिसका हमें अदराक भी है और उसका इंतज़ाम भी किया जा रहा है, उसका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट की सतह पर, काबीना की सतह पर जो लिए गए हैं वो अब मैं आपके सामने पेश करूँगी, जिसकी आज मंजूरी दी गई है। और इसमें तमाम परचेज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। और उसके अंदर जो ऐसी व्हीकल्स हैं जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, जिसके अंदर एम्बुलेंसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो हम व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट लेते हैं उसको एग्जेम्प्ट करते हुए बाकी तमाम व्हीकल की जो प्रोक्योरमेंट है, परचेज़ है, उसके ऊपर करंट ईयर के अंदर कंप्लीट मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट अब्रॉड है बाय गवर्नमेंट ऑफिशल्स और काबीना, उसके ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे एक्सपेंस का है, और उसके ऊपर भी कंप्लीट मुकम्मल बैन है। परचेज़ ऑफ जितने ये दफातरी तनीज़ो आराइश की चीज़ें हैं, इन तमाम के ऊपर, जिसके अंदर फर्नीचर आता है, जिसके अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट्स आते हैं, जिसकी मैं उसकी तफसील में आती हूँ, लेकिन तमाम फर्नीचर और तमाम ऐसी चीज़ों के ऊपर भी कंप्लीट बैन लगा दिया गया इसकी प्रोक्योरमेंट और परचेज़ के ऊपर। उसके साथ साथ जो ऑफिस के यूज़ की मशीनरी है उसमें कुछ एग्जेम्पशंस के साथ साथ अगर आपने वो मशीनरी परचेज़ भी करनी है तो एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इसको मॉनिटर करेगी, इसके ऑस्टेरिटी को, और वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट भी देगी। उसके ऊपर भी कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। जितने ऑफिशियल विजिट्स हैं अब्रॉड गवर्नमेंट ऑफिशल्स की तरफ से, फंक्शनरीज की तरफ से और मिनिस्टर्स की तरफ से, उस पे भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वो जो कि ऑब्लिगेटरी विजिट्स हैं सिर्फ उसकी इजाज़त दी जाएगी, और अगर इसके अलावा कोई बहुत ज़रूरी ऐसा बायलैटरल विज़िट है जिसको होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले कहा ऑब्लिगेटरी विज़िट्स हैं, उसके ऊपर भी कमेटी जो है वो फ़ैसला करेगी और उसके बाद उसकी इजाज़त दी जाएगी। तमाम दफातर के अंदर जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर लंचेस, डिनर्स और हाई टीज़ मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई हैं। और जो इसको मॉनिटर किया भी जाएगा जो इंस्पेक्शन कमेटीज़ हैं, और इसके ऊपर भी मुकम्मल बैन कर दिया गया है किसी भी किस्म के एक्सपेंस के ऊपर। उसके बाद जी जो कंजम्पशन है यूटिलिटीज़ की गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जितने ऑफिसेज़ हैं उसमें 10% कमी के लिए फ़ैसला किया गया है 10% ऑफ द यूटिलिटी कंजम्पशंस के ऊपर। और जैसे मैंने आपको पहले 40% ऑफ द फ्यूल कोटा है वो मैंने पहले आपको बता दिया है, और जूम मीटिंग्स का भी मैंने जिक्र ऑस्टेरिटी मेजर्स के अंदर पहले कर दिया है। तो ये वो तमाम ऑस्टेरिटी
मेजर्स की चीज़ें हैं जो काबीना ने जिसके ऊपर अप्रूवल्स दिए हैं, और वो आज से उसके ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो गया है काबीना की मीटिंग के बाद। अब एक एजेंडा है जो कि आज इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई है काबीना के सामने, और उसके अंदर काबीना के इजलास में काफ़ी सहर हासिल उस पर गुफ्तगू भी हुई है और बहस भी की गई है, और ये भी डिफरेंट तजावीज़ भी काबीना की तरफ से आई हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन की वर्किंग को बेहतर बनाया जा सके ताकि आइंदा आने वाला जो इलेक्शन है वो शफाफ हो, गैर जानिबदार हो, और इलेक्शन कमीशन मौसर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से अपना काम कर सके और कोई रुकावट ना हो। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर जब ये रिपोर्ट पेश हो रही है तो उसके ऊपर बहस के लिए काबीना ने तजवीज़ पेश की है कि पार्लियामेंट इसके ऊपर एक सहर हासिल बहस करवाए, और पार्लिमानी कमेटीज़ जो हैं सेनेट के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर वो मुकम्मल तौर पर इस पर बहस करें और तजावीज़ मुरतब करें ताकि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो इस हुकूमत का, इत्तेहादी हुकूमत का एक अव्वलीन प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो तजावीज़ उसके अंदर शामिल कर ली जाएँ। इसके साथ साथ डस्का इलेक्शन के ऊपर रिपोर्ट पेश की गई है, और उसके अंदर भी काबीना के जो मेंबरान हैं काफ़ी तशवीश पाई जाती है, और ये रिपोर्ट के अंदर जो लोअर स्टाफ है, जो वो सतह जिसमें टीचर्स हैं, बैंक ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ महकमों के जो लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, उनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है वो आयद की गई है। तो और उसमें भी बहुत से ऐसे की लोग जो वहाँ प्लेस्ड थे, वो अभी तक उनमें से कई लोग जो हैं वो काम भी कर रहे हैं और वो उन पोजीशंस के ऊपर मौजूद भी हैं। और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो खामोश है कि जो फ़ैसला साजी के लोग थे जिन्होंने ये डायरेक्शंस दी थी इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डस्का इलेक्शन जिसमें आपको याद होगा, आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, और रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं पूरी डस्का इलेक्शन के दौरान, एक कंप्लीट रिपोर्ट भी है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की 3 प्रेस रिलीज़ भी हैं कि किस तरह उस रात को जो ज़िम्मेदारान थे वो गायब थे, उनको एक्सेस नहीं थी, और बार बार इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा था लेकिन सुनवाई कोई नहीं थी। तो ये पूरी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा हो गया था। इलेक्शन कमीशन के जो अमला है वो अगवा हो गया, डब्बे वोटों वाले जो हैं वो चोरी हो गए, और फिर धुंध के बायस कहा गया कि ये अमला जो है वो इलेक्शन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वहाँ वो तमाम लापता हो गए, वो अगवा हो गए। ये पाकिस्तान की तारीख में हमने वोट के डब्बे चोरी होते तो सुना था, वोट चोरी होते सुना था, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला गायब हो जाए धुंध के बायस। तो ये वो रिपोर्ट पेश की गई है, तो उसमें काबीना के अंदर ये फैसला किया गया है कि एक आला सतही इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि जो ज़िम्मेदार ड्यूटी पे कानून साजी जो कर उस वक़्त जो फैसला साजी कर रहे थे, जो ये डिसीजंस ले रहे थे, जो ये डायरेक्शंस दे रहे थे, उसके ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए, और एक मुकम्मल इंक्वायरी के बाद कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये सिर्फ डस्का इलेक्शन की बात नहीं है, बल्कि इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह के जो फ़ैसले हैं, उनका असर आइंदा आने वाले इलेक्शंस के ऊपर होता है, उनकी शफाफियत पे होता है, उनकी गैर जानिबदारी पे होता है कि कोई आने वाले वक्त में इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठा सके अगर ये डस्का के ऊपर इंक्वायरी और ये एक ऐसी मिसाल ना बनाई गई। ये टेस्ट केस है पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए, तो खाली डस्का का इलेक्शन नहीं बल्कि इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट और तमाम ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएँ ताकि इसकी डेटरेंस कायम हो और आइंदा ये कोई जुर्रत ना कर सके किसी तरह भी इलेक्शन को सबोटाज करने का और हाईजैक करने का। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो काबीना में आज डिस्कस हुई और फैसले हुए। अब मैं कायरा साहब को ये कहूँगी कि अगर वो इसमें कुछ ऐड करना चाहें काबीना के मेंबर्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जो वजाहत है वो मरीम साहबा ने कर दी है। काबीना ने यकीनन इस बात पे एक तशवीश है कि मुल्क के हालात बड़े सख्त हैं, मुश्किल सूरत हाल है, फिस्कल स्पेस कम है और इस वक्त हमें मज़ीद ज़्यादा बेहतर, अहम और मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है। यही तकाज़ा इस वक्त हालात हमसे करते हैं, यही तकाज़ा आप सारी कौम हमसे करती है। लीडरशिप है भी यही कि आप मुश्किल वक्त में अच्छे, भले वो मुश्किल ही फ़ैसले हों, लेकिन वो फ़ैसले करके ताकि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की नवीद मिल सके। इस सूरत हाल में जब डिक्लाइन हो रहा हो और आप डिक्लाइन को रोकते हैं फिर उसको इम्प्रूव करने की तरफ चलते हैं, तो इस पर काबीना के अंदर मुकम्मल तौर पे वज़ीर आज़म साहब और सारी काबीना इस पर मुत्तफ़िक थी कि हमें जिस तरह मरीम ने भी बताया आपको
कि बहुत सारे फैसले वो थे जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले थे, बहुत सारे वो है जो कौम की आदत बदलने के हवाले से, काबीना को अपने आप को गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के हवाले से, और इसी तरह पाकिस्तान के अपने इस वक्त दुनिया में ओवरऑल जो एनर्जी है उसकी कीमत बहुत बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे कोल की, तेल की, इन दोनों पे इन्हिसार कम करने के लिए आज ये भी एक फ़ैसला हुआ, बल्कि इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑलरेडी टास्क फोर्स बना चुके हैं कि लोकल कोल के इस्तेमाल के जितने भी ज़राए हैं, वो थर कोल है या हमारा बलूचिस्तान का या पंजाब का या मुल्क भर में जहाँ भी, उस कोल के इस्तेमाल को जल्द अज जल्द हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाए। उसमें प्लांट्स के कन्वर्शन के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उनके साथ भी बात की है, जपनीज़ के साथ भी बात की है, बाकी लोगों से भी वो कर रहे हैं ताकि अपने वसाइल के ऊपर इन्हिसार किया जा सके। और आखिरी गुजारिश ये है कि इसमें टारगेटेड सब्सिडी यही बुनियादी तौर पे एक असूल रखा गया था। एन ब्लॉक सब्सिडी जो है वो मुमकिन नहीं है। वो कौन सी सब्सिडी है जो लैंड क्रूज़र वाले को भी दी जाए और 70 सीसी मोटरसाइकिल वाले को भी दी जाए? ये नहीं हो सकता कि 70 सीसी वाला 1 लीटर पेट्रोल डलवाए और उस पर 80 रुपये या 100 रुपये उसको सब्सिडी मिल जाए, और उसी के साथ खड़ा हुआ लैंड क्रूज़र वाला 100 लीटर तेल डलवाए और वो 10,000 रुपये की सब्सिडी लेके चले। ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा उसको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ लेके जाना है। इस वक्त हमारे कोई 7 मिलियन के करीब, अब 9 मिलियन के करीब हो जाएंगे BISP के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज है, और इसमें 7 मिलियन का और इजाफा किया जा रहा है ताकि टारगेटेड सब्सिडी उन लोगों तक जो इस सारे महंगाई की वेव से या आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने से, यूटिलिटी बिल्स में इजाफा होने से जो डायरेक्टली हिट हो रहे हैं उनको रिलीफ दिया जाए, और जो बंदे जो क्लास सह सकती है उनको सब्सिडीज़ नहीं बल्कि उनके ऊपर वो बोझ भी थोड़ा ट्रांसफ़र किया जाए जो कौम का बोझ है। इसी तरह मेरे ख्याल है यही पॉलिसी जो है वो अगले साल के बजट के अंदर भी रखी जाएगी कि हैव से कुछ लिया जाए और हैव नॉट्स की तरफ कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र की जाए। यही फ़िलासफ़ी हमें आगे लेके बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। काबीना इजलास के हवाले से जो जामे ब्रीफिंग मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखी गई है उसमें यकीनन इस बात का भी इजहार किया गया है कि इस वक्त जो गैर मकबूल फ़ैसले हुकूमत कर रही है, नापसंदीदा फ़ैसले कर रही है, उसका ओनरशिप हम सब इत्तेहादी जमातें ले रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम हंगामी तौर पर भी एक माशी प्लान दे रहे हैं और तवील मुद्दत माशी प्रोग्राम पर भी हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, चाहे वो माशी हवाले से हों, चाहे वो तालीमी हवाले से हों, या इसके अलावा भी जो शोबाजात है उनके तंजीमों को भी हुकूमत ऑन बोर्ड ले रही है, उनको सुन रही है। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है, जिस तरह कायरा साहब ने बहुत आसान करके आपके सामने रख दिया है, कौम के सामने रख दिया है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी उससे फ़ायदे एक मखसूस तबके को ज़्यादा मिल रहे थे और मजमूई तौर पर आवाम को उस सब्सिडी का इतनी सहूलत नहीं मिल रही थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाएं, और मैं इस बात का भी आपके सामने इजहार करना चाहता हूं कि हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम फौरी तौर पर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को और दीगर कीमतों को फौरी तौर पर और भी कम करके इलेक्शन में चले जाते, और शायद हमारी मकबूलियत में भी इजाफ़ा होता। तमाम इस वक्त जो हुकूमती जमातें हुकूमत कर रही हैं, लेकिन हमने इस पाकिस्तान की मईशत
से भी, माशी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी उसमें हमने ये ओनरशिप कबूल की है। हवाले से भी, अखलाकी हवाले से भी उसमें हमने ये ओनरशिप कबूल की है और हम इस बोझ को उठाने के लिए मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह उसमें कौम के लिए राहत पैदा करेंगे, कौम के लिए उसमें सुकून पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो मुख्तसर हंगामी प्लान दिए जा रहे हैं इसमें रद्द बदल भी होता रहेगा और हमने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने जब हफ्ते की छुट्टी को ख़त्म किया और वर्किंग डे के तौर पर उसको का फ़ैसला किया तो हमने काबीना के अंदर